डिजिटल डिजिटल डिजिटल, जो देखो वो डिजिटल हो गया है। पढ़ना लिखना डिजिटल हो गया हो, घर का सामान लेना डिजिटल हो गया है, कपड़े खरीदना डिजिटल हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। दवाई मंगानी हो वो डिजिटल है, टेस्ट कराना हो वो डिजिटल है, पूरा इंडिया डिजिटल है। बिहार तो इतना डिजिटल है कि वहाँ एक गाना भी है, रोजे रोजे देवरा छुए हमर डिजिटल गाल। खैर, बिहार इन सब चीज़ों में बहुत अलग है और बहुत ऊपर आता है। जब पूरी दुनिया अपने विकास के बारे में सोच रही थी तो आज से 11 साल पहले रवि किशन रिमोट से लहंगा उठा रहे थे, लेकिन अब ये तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल अरेस्ट क्या होता है वो बताऊंगा, कैसे काम करता है वो बताऊंगा, अब तक इसमें शासन प्रशासन क्या कर रहा है ये सब कुछ बताऊंगा। जिसके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ उससे भी आपको मिलवाऊंगा। लेकिन आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आपको जानकारी मिल जाएगी और हमारी मदद हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। परिभाषा की बात करें तो किसी भी शख्स को किसी भी गलतफहमी का शिकार बनाकर डर और दहशत में डाल देने और उस डर की मदद से रकम वसूलने यानी साइबर क्राइम का शिकार बनाने को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इसी को अगर दूसरी भाषा में कहें तो ये एक नए प्रकार का फ्रॉड है, जिसमें आपको, हमको, किसी दूसरे व्यक्ति को वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया जाता है और उसे धमकाकर या लालच देकर घंटों तक कैमरे के सामने बैठने को कह दिया जाता है। यह समय ज्यादा भी हो सकता है कई घंटों या फिर कई दिनों तक कैमरे के सामने आपको बैठा रहना पड़े, आपको डराया जाए इतना कि कुछ न सूझे, आप हताश हो जाएं, इतने निराश हो जाएं कि आपको कोई दूसरा विकल्प समझ में ना आए। सीधा साधा व्यक्ति इस तरह की बातों में आ जाता है और डिजिटल अरेस्ट हो जाता है। इस दौरान जो नीच, जो चालू, जो गिरे हुए, नैतिकता विहीन, निर्दयी, निर्मोही, जालसाज ठग होते हैं ना, वो व्यक्ति से कई तरह की पर्सनल जानकारियां निकालते हैं। फोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, कहां काम करते हैं और किसके जरिए उनका बैंक अकाउंट जो है चलता है, या सारी जानकारी लेते हैं और बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट के दौरान ठग अपने संभावित शिकार के मन में डर पैदा कर देता है और उन्हें भरोसा दिला देता है कि जो भी उन्हें बताया जा रहा है वही असलियत है। उनके या उनके किसी परिजन के साथ कुछ बुरा हो चुका है या होने वाला है, या वो पुलिस, सीबीआई या ईडी की जांच के घेरे में फंस चुके हैं। बस इसके बाद शिकार जो भी व्यक्ति होता है वो डर कर मान लेता है कि अगर कॉलर जो फोन कर रहा है उसका कहना है मान लिया जाए, नहीं माना तो बहुत बुरा होगा, या सचमुच वो गिरफ्तार हो जाएगा। अभी हाल में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मैं आपको इसका शिकार हुए लोगों से मिलवाता हूं ताकि आप सुरक्षित रहें और ये केसेस जानकर आप खुद को बचाएं। ये अश्विनी चौधरी हैं जो इसके बाद आप उनको सुनेंगे। इनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, कैसे फ्रॉड करने की कोशिश हुई, उसकी पूरी कहानी ये खुद आपको बता रहे हैं। मुझे भी डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उधर से कस्टमर केयर की आवाज़ आती है, जिसके बाद मैं समझ नहीं पाता कि किसका फ़ोन है। कुछ देर के बाद उधर से एक आदमी बोलता है, एक लड़का बोलता है जो कि टोटल इंग्लिश में बात कर रहा था। वो कहता है कि आपका एक ऑर्डर था और मैं कोरियर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ कि आपका एक ऑर्डर था और वो डिलीवरी में फ़ेल हो गया है। मैंने कहा मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं कि डिलीवरी में कैसे फ़ेल हो गया। तो उनका कहना था कि आपके नाम से ये ऑर्डर डिलीवर किया जा रहा था, जो कि डिलीवरी हो रही थी ईरान, मुंबई से, मतलब ईरान भेजा जा रहा था। तो उनका कहना था कि आपने ये कोरियर किया था तो इसमें कस्टम वालों ने इसको पकड़ लिया है। मैंने कहा यार मैंने तो कोई वो ऐसा कोरियर नहीं करा। तो उनका कहना था कि आपका इसमें आधार कार्ड लगा हुआ है, आपका फ़ोन नंबर इसमें मेंशन है और आपका नाम मेंशन है, तो आपके नाम से हुआ है और इसमें जो कोरियर किया गया है वो सामान कुछ ऐसा है कि उसे कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। मैंने कहा भाई बताओ क्या सामान है। तो उन्होंने मेरे से बताया कि उसमें कुछ मतलब दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं और 2 इंडियन जो एक्सपायर पासपोर्ट हैं वो हैं उसके अंदर। मैंने कहा यार मैं तो अचानक से, मतलब मैं हक्का बक्का रह गया कि यार ये क्या बता रहा है, मेरे साथ क्या हो गया। तो उसके बाद मतलब मैं आपसे बयान नहीं कर पा रहा कि मैं अचानक से पढ़ा लिखा होने के बावजूद और इन चीज़ों को देखने के बावजूद भी मेरी थोड़ी सी, मतलब मैं हवा टाइट हो गई, कहने का मतलब ये है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैंने तो किया नहीं। तो वो कहते हैं तो अगर आपने नहीं किया तो हम आपका कॉल हमारे मतलब मुंबई साइबर सेल में फ़ोन कर रहे हैं ट्रांसफ़र, तो आप अपनी पूरी बात उनको बताइए। तो उसके बाद वो कॉल मेरा ट्रांसफ़र करते हैं मुंबई साइबर, मतलब कहने का मतलब उनका वही था। तो हालांकि वो फ़ोन अपने आपस में ही कर रहे थे, जो भी उनका पूरा सेटअप होता है वो उसमें ही मिला रहे थे।
तो वो कॉल ट्रांसफ़र करते हैं। कॉल ट्रांसफ़र होने पे भी ऐसा लगता है कि जैसे हम 100 नंबर पे कई बार जो कॉल करते हैं, पीछे से आवाज़ें आती हैं कि मुंबई पुलिस और ये वो फलाना ढिमकाना जो भी सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद वो मेरी जो मुंबई, उनका कहने का मतलब था कि मुंबई पुलिस के अधिकारी से बात करिए कि आपने पूरी बात बताइए कि आपके साथ ये हुआ वो हुआ। तो मैं उनको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। उनके साथ दिक्कत एक बहुत बड़ी ये आ रही थी कि मैं थोड़ा मतलब पूरा इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे, हिंदी वो समझ नहीं पा रहे थे। तो जैसे तैसे करके मैंने इंग्लिश में उन्हें समझाने की कोशिश की। तो मैंने उनको ये बता दिया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो इस बात से उनको थोड़ा मतलब उन्होंने 2 बार मुझसे कंफर्म किया कि आप जर्नलिस्ट हो, आप जर्नलिस्ट हो। जिसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए अगर आपने नहीं किया तो हम आपके इस केस को यहीं ख़त्म कर देते हैं, हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अगर कुछ मतलब ऐसा पाया जाता है कि आपने कुछ किया है, आपने ही किया है ये कोरियर, तो हम आपको दोबारा से कॉल करेंगे, बाकी आगे की जांच पड़ताल करेंगे। वरना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉल भी नहीं करना और इस नंबर से मतलब जीवन में आपके पास कॉल भी नहीं आए। अब चलिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 44 में एक लड़की को डिजिटल अरेस्ट किया गया। साइबर अपराधियों ने विदेश भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स के नाम पर और आपत्तिजनक सामान होने के नाम पर 20 घंटे तक, याद रखिए 20 घंटे तक उसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा। उससे 11 लाख रुपए ठग लिए। उसके पास पैसे नहीं थे, उससे 5 लाख रुपए का लोन भी लेने को बोल दिया। रिद्धिमा गार्डन ग्लोरी सोसाइटी में रहती हैं। उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से एक कॉल आया। ये पूरी कहानी है। कॉल उठाते ही ऑटोमेटेड मैसेज के जरिए उन्हें बताया गया कि उसका इंटरनेशनल फेडेक्स पार्सल कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद कॉल कस्टमर केयर के अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। युवती को बताया गया कि उसके पास से जो पार्सल विदेश जा रहा था उसे मुंबई पोर्ट पर पकड़ लिया गया है। इसमें नशीले पदार्थ और आपत्तिजनक सामान है। जब युवती ने कहा कि उसने कोई पार्सल नहीं भेजा है तो कॉल मुंबई साइबर क्राइम थाने के लिए ट्रांसफर कर दी गई। यहां एक पुलिसकर्मी ने कॉल नारकोटिक्स मुंबई के अधिकारी को ट्रांसफर कर दी। इसके बाद युवती को ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में जेल जाने की धमकी दे दी गई। उसे स्काइप कॉल से जुड़ने के लिए मजबूर किया गया कि भाई तुम स्काइप डाउनलोड करो और जुड़ो। युवती को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद कॉल सीधे डीजीपी को ट्रांसफर करने को कह दी गई। कथित डीजीपी ने महिला की छवि को बर्बाद करने की धमकी दी कि मैं तुम्हारी छवि खराब कर दूंगा। बताया गया कि उसकी जिंदगी खतरे में है। इस दौरान जो लड़की थी, जो युवती थी, उसे यह भी बताया गया कि उसके आधार कार्ड का लिंक 8 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। इसके बाद खातों की जांच के लिए महिला से सेविंग अकाउंट में जमा सारी रकम जालसाजों की ओर से बताए गए खाते में ट्रांसफर करने की कहा गया कि भैया मैं आपको ये अकाउंट नंबर बता रहा हूं, आप इसमें इतनी रकम ट्रांसफर कर दीजिए, मामला रफा दफा हो जाएगा। जांच के बाद रकम मूल खाते में फिर से लौटाने की बात भी कही गई। कथित अधिकारी जो थे उनकी ओर से ये प्रलोभन दिया गया कि इतने पैसे आप ट्रांसफर करिए, जब जांच पूरी हो जाएगी तो हम ये पैसे आपको वापस भेज देंगे। महिला ने ठगों को बताए गए जो खाते नंबर थे, ठगों ने जो खाते नंबर बताए थे उसमें 6.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इतना ही पे बात नहीं रुकती है। आरोपियों ने युवती को जेल जाने से बचाने के लिए 5 लाख रुपए और ट्रांसफर करने के लिए कहा। पीड़िता ने कहा कि उसके पास रुपए है नहीं, तो ठगों ने पर्सनल लोन लेने के लिए कहा। आइडिया भी देते हैं कि पर्सनल लोन ले लीजिए। युवती ने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया और ठगों के बताए गए खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। जब पीड़िता और रुपए जब उसने ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर करने का दबाव जब उस पर बनाया जा रहा था, ऐसे वो ठगी का शिकार हुई। लेकिन उसको शक हुआ, माथा ठनका। इसके बाद इस पीड़िता ने, इस लड़की ने, एक महिला ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में की। ऐसे ही अहमदाबाद में एक बुजुर्ग को 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया था। इस दौरान वीडियो कॉल आया था। वीडियो कॉल के जरिए उस पर नजर रखी जा रही थी। उस पर बताया गया कि आरबीआई से धोखाधड़ी का मामला उस पर चल रहा है। बैंक अकाउंट से अवैध लेन देन का मामला बताकर उसे मोटी रकम वसूल की गई। करीब 80 लाख रुपए उससे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस एक्टिव हुई थी और अलग अलग राज्यों से, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र से 17 लोगों को पकड़ा गया। 4 तो इसमें ताइवान के पकड़े गए थे। देश और विदेश सब के सब इसमें मिले हुए हैं। ये घटनाएं, डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं, राज्य या शहर या किसी गांव तक सीमित नहीं है। अब आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार के गांव में उमेश कुमार हैं। इनको लोन देने के नाम पर कैसे इनकी ठगी की गई वो आप खुद सुन लीजिए। जीवन जीप फाइनेंस कंपनी से आया था हमारे मोबाइल पर मैसेज कि 1 लाख से 50 लाख तक लोन लेने के लिए। तो हम अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद वहाँ से फ़ोन आया कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक का फ़ोटोकॉपी, अपना फ़ोटो भेज दीजिए।
हमने भेज दिया। उसके बाद वहाँ से एग्रीमेंट पेपर आया 4 गो, तो उस पर हमने साइन करके भेज दिया। तब वहाँ से फ़ोन आया कि आप इंश्योरेंस का पैसा जमा कर दीजिए। हमने इंश्योरेंस का पैसा जमा कर दिया। उसके बाद आया कि जीएसटी का पैसा जमा कर दीजिए, तो हमने जमा कर दिया 19,750 रुपया। उसके बाद वो बोला कि आप जाके बैंक से पैसा निकाल लीजिए। हम बैंक में गए और चेक काट के 1 लाख रुपया निकाल लिए। यह जीवन जी फाइनेंस कंपनी की तरफ से आया था। इसके बाद 2 घंटा के बाद फ़ोन आया बैंक से कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप आके पैसा वापस कर दीजिए। हम गए तो काउंटर पर पैसा दिए और हमारा चेक वापस कर दिया। एक आदमी पूरे जीवन की कमाई अपनी बचत जोड़ कर रखता है और ये फ्रॉड एक दिन में ही चपत लगा देते हैं। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सवाल यह है कि सावधान रहें कैसे, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठग अपने शिकार को पहले फ़ोन कॉल करता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में या फिर किसी ड्रग्स के गंभीर केस में वो शामिल हैं। अगर उन्होंने कॉल कर रहे जांच अधिकारी का कहना नहीं माना तो गिरफ्तारी और जेल की सजा हो जाएगी। डिजिटल अरेस्ट के कुछ मामले में तो इंटरनेट कनेक्शन काट देने की भी मामूली सी धमकी जैसे कॉल है, जैसे कल शुरू होती है, ये दी जाती है और फिर शिकार को डराना शुरू करते हैं वो लोग। कॉलर तेजी से पैंतरा बदलकर अपनी चाल बदल देता है, शिकार को पुलिस जैसी वर्दी पहन के दिखाता है, पुलिस स्टेशन दिखाता है, सीबीआई का ऑफिस दिखाता है। ये सारे माहौल ना स्टूडियो में तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक कि पहचान पत्र दिखाकर ठग के साथ जो जांच अधिकारी होते हैं वो यकीन दिला देते हैं, उनके पास फर्जी आईडी होती है, यकीन दिला देते हैं टारगेट को, जो टारगेट होता है वो हर वक्त अपना मोबाइल फ़ोन, कैमरा, माइक्रोफोन जो भी रहते हैं वो कहते हैं कि चालू रखो। बुरे नतीजे की धमकी देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसमें इतना डर बिठा देते हैं ये लोग। उन्हें ये भी कहा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अगर किसी को बताया तो भाई बहुत बुरा होगा। किसी को कुछ ना बताए वो। जब शिकार के भीतर पर्याप्त डर बैठ जाता है तो ठग हर बात वो अपनी मनवाने लगता है। फिर उसके बाद में तसल्ली से उसके पास मौजूद जो पाई होती है उसको लूट लेता है। लाखों भी हो सकती है ये रकम, करोड़ों भी हो सकती है। जितना मोटा आसामी उतनी मोटी रकम। गृह मंत्रालय का बयान आया, उसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C यो देश में साइबर क्राइम से निपटने से जुड़ी संबंधित जितनी गतिविधियां हैं उसको समन्वय करता है। 14C फ्रॉड के मामलों की पहचान और तफ्तीश के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस अधिकारी को इनपुट देता है। तकनीकी सहायता भी वो प्रदान करता है। नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह सबको दी जाती है। ऐसी कॉल आने पर नागरिकों को मदद के लिए तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 एक बार फिर दोहरा रहा हूं, या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके जान पहचान का भाई, रिश्तेदार जो भी है उसे ये वीडियो ज़रूर भेजिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा नाम विवेक है।